ये मन्नू ने बताया कि मेरी आई विजन लॉस होती जा रही है, तब एक बार एक डार्कनेस आ गई कि इसी की आंख में नहीं मेरे आंख में भी आ गई, कि ऐसे लग रहा था कि अंधेरा छा गया कि अब आगे एजुकेशन हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। सर मेंस को थोड़ा सा आप बताएं कि मेंस की आपकी अप्रोच कैसे होती थी, कि डेली रूटीन में आप कैसे यूपीएससी के पूरे आंसर को फ्रेम करते थे, उसके बाद एनालिसिस करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, वो सारी चीज़ मतलब डे को ऑप्टिमाइज कैसे करते थे। मैंने काफ़ी यूज़ किया था टेक्नोलॉजी को, अपने मेरी पूरी प्रिपरेशन टेक्नोलॉजी का मैंने यूज़ किया था। मैंने नोट्स ऑनलाइन बनाए थे, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ था। सेकेंडली चैट जीपीटी तो मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि उसके आंसर्स काफ़ी जेनरिक होते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी, ये पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है टॉपर की, जो यूपीएससी को इस बार क्रैक किए थे। मेरे साथ हैं मनु गर्ग सर, जिनकी 91 रैंक आई है। अपने बारे में एक बेसिक जानकारी दें, आप कहाँ से आते हैं, मीडियम, अटेम्प्ट इस बार कौन सा था और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। मेरा नाम मनु गर्ग है। मेरी इस बार की यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2024 में ऑल इंडिया रैंक 91 आई है और मैं आईएएस एज सर्विस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैंने वहाँ पे अपनी स्कूलिंग सेंट जेवियर स्कूल जयपुर से करी है। उसके बाद मैं अपना ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से किया है, बीए प्रोग्राम इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। वहाँ पे मेरी सेकंड रैंक भी थी। इसके बाद में मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स किया आईआर के अंदर और अभी करंटली मैं वहीं से अपनी पीएचडी परस्यू कर रहा था। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, सेकंड मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू और मैंने क्वालिफाई कर लिया विद 91 रैंक। ओके, मतलब दोनों बार आपका प्री क्रैक हुआ था। ठीक है, इस इंटरव्यू को तीनों स्टेज पे लेके बात करेंगे, प्री, मेन और आपका इंटरव्यू। प्री की तरह आपकी क्या अप्रोच है और आपने अपने इस पूरे प्रिपरेशन में प्री को क्रैक करने की क्या क्या टेक्निक सीखी है। प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ें और उसको एनालाइज करें ढंग से। जो गलत ऑप्शंस भी हैं उसको भी हम पढ़ के उसके नोट्स बनाएं और उसको समझे कि वो यूपीएससी ने ऑप्शन दिया है तो उसका मीनिंग क्या होता है। एटलीस्ट हमें एक बेसिक ओवरव्यू का आइडिया तो रहना चाहिए। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी अच्छे से करे थे, चाहे वो जीएस हो या फिर सीसैट हो। सीसैट के अंदर भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही अपना बेस बना के उसके अराउंड ही अपनी प्रिपरेशन सेंटर करी थी। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे तो मैंने लास्ट 5-10 ईयर्स के सारे सॉल्व करे थे और मैं एग्जाम में मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी कि जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है मैं उसको एग्जाम में अटेम्प्ट करके आऊँ और 28 के 28 में करके आता था और अराउंड 27 मेरे सही होते थे, तो इससे मेरे सीसैट इजीली क्वालिफाई हो पाता था। ओके, और जीएस की अगर पेपर 1 की बात करें प्री में, तो उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होते, कहीं पे या तो कंटेंट गैप आपका होता है या फिर आपने पीवाईक्यू नहीं देखा है, तो उसको गेस कोई लेता है कि हाँ भाई 30-35 क्वेश्चन मुझे उसके बाद नहीं आ रहे, तो हम गेस ले सकते हैं। तो एक बेस्ट गेस का क्या आपके पास कोई अप्रोच है कि आप इस तरीके से कुछ गेस कर सकते हो, 2-4 एक्सट्रीम वर्ड वगैरह। हाँ, एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं तो जैसे ऑल और मेनी, मोस्ट, तो ऐसी चीजें अक्सर गलत हो जाती है। सम वाली चीज यूपीएससी 2-3 क्वेश्चन ऐसे देता है जिसके अंदर सम देता है वो कि सम मशरूम्स और लुमिनस, तो वो चांस रहते हैं कि वो अक्सर सही होंगे। तो ऐसे करके गेस किए जा सकते हैं। बाकी बेटर रहता है कि अगर ऐसे नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दिया जाए। आपने कोचिंग लिया है? कोचिंग मैंने प्रीलिम्स के पहले नहीं लिया, बाकी उसके बाद में मैंने कोचिंग ली थी। ओके, क्या हेल्प रहा कोचिंग का आपके इस प्रिपरेशन में? अंडरस्टैंड यूपीएससी सत्यम सर के साथ मैं था, उसमें मैंने एसएफजी प्रोग्राम था उनका फ्री ऑफ कॉस्ट उस टाइम पे 2023 मेंस के पहले, तो उसको ज्वाइन किया था। वहां से आंसर राइटिंग एक बेसिक टेक्निक स्ट्रक्चर उसे पता चला था मुझे। इसके बाद में मैंने डॉक्टर शिवेन चौधरी का राइट स्मार्ट कोर्स है वो मैंने किया था, जिससे मुझे और टेम्पलेट्स और क्या क्या अप्रोचेस होती है टू राइट आंसर्स वो सब मुझे पता चली। ओके सर, मेंस को थोड़ा सा बताएं कि मेंस की आपकी अप्रोच कैसे होती थी, कि डेली रूटीन में आप कैसे यूपीएससी के पूरे आंसर को फ्रेम करते थे, उसके बाद एनालिसिस करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, वो सारी चीज मतलब डे को ऑप्टिमाइज कैसे करते थे आप। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है मेंस के प्रिपरेशन का कि आप उसको कंटेंट को पढ़ते रहे पर उसको आंसर राइटिंग में उतारना, इंप्लीमेंट करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी टाइम मैंने कोई टॉपिक पढ़ा अगर, तो फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उसके लिखा करता था। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में उन सबको मैं लिख लिया करता था और उसका टेम्पलेट आंसर टाइप बना लिया करता था। इससे उसमें फिर टॉपर्स कॉपीज को पढ़ के उसमें जो भी कीवर्ड्स मैं एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ या फिर जो भी एग्जाम्पल डेटा कुछ मुझे मिल रहा है एक्स्ट्रा पॉइंट, फिर उसको मैं लिख के अपने आंसर को एनहांस करता जाता था ताकि एक परफेक्ट मॉडल आंसर टाइप के बहुत आसपास में मुझे पहुंच पाऊँ। कैसा लग रहा है आपको? ये एग्जाम कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, कुछ साल का नहीं है, बहुत सालों का एग्जाम है। लेकिन जब मैंने देखा मन्नू ने सेकंड मेंस भी ही पूरा क्लियर कर लिया और रैंक 91 आई, तो खुशी का ठिकाना नहीं था उस दिन तो। और ये था कि जब एक जने का नहीं, बहुत जनों का, इतने जने मन्नू के साथ थे और मैं अकेली नहीं थी, तो इसी तरह से अगर और पेरेंट्स भी ऐसे बच्चों की तरफ ध्यान देंगे और सपोर्ट सिस्टम रहेगा तो शायद ये एग्जाम बहुत इजी हो जाएगा। आपने इनको बचपन से देखा, ठीक है, तो इनकी पढ़ाई कैसी रही है पहले, और जब ये पढ़ते थे यूपीएससी के लिए कितने घंटे पढ़ते थे? जब ये छोटा था 8 तक तो अपने आप सब कुछ करता था, लेकिन है ना जब मन्नू ने बताया कि मेरी आई विजन लॉस होती जा रही है, तब एक बार एक डार्कनेस आ गई कि इसी की आंख में नहीं मेरे आंख में भी आ गई, कि ऐसे लग रहा था कि अंधेरा छा गया कि अब आगे एजुकेशन हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी।
लेकिन धीरे धीरे सब स्थितियों को संभालते हुए, और मन्नू का जो कैलिबर था वो मतलब कि हमेशा शुरू से ही फर्स्ट आ रहा था, वही वैसा ही हुआ कि 91 रैंक आई। ओके, बहुत ही प्राउड मोमेंट है मैडम, क्योंकि अपने इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, क्रैक किया सर ने। सेकंड अटेम्प्ट में बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी 4-5 बार में भी अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाता है। सर आप अपने हाई स्कोरर सब्जेक्ट को कैसे रोटेट करते थे डे वाइज? मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट का बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट होता है, बट यूपीएससी की डिमांड ऐसी रहती है कि हमें नहीं पता कि इस साल जिस पे फोकस है क्या नेक्स्ट ईयर भी उस पे फोकस रहेगा। बिल्कुल। तो जरूरी रहता है कि एक बार तो हम एटलीस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को पढ़ लें, फिर उसके बाद में जो बहुत हाई यील्डिंग एरियाज है जैसे कि जीएस4 एथिक्स में सिलेबस थोड़ा कम रहता है और मार्क्स आने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे हुआ जीएस2 हुआ, जीएस4 हुआ, ऑप्शन हुआ, इन पे हम ज्यादा ध्यान दें ताकि हमारे मार्क्स इंप्रूव हो पाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जीएस1 और जीएस3 को हम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। ओके, स्टार्टिंग के टाइम में क्या आप ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल 3 को लेके चल सकते हैं? एक बिगिनर को मैं मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्टार्टिंग में जब आप कर रहे हैं तो किसी भी 2 सब्जेक्ट को आप उठाएं रैंडमली जो आपको सही लगते हैं। मतलब मेरी स्ट्रेटजी रहती थी कि एक बोरिंग और एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को मैं उठाऊं जो मुझे बोरिंग और इंटरेस्टिंग लगता है, ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो मैं ऐसे करके अपना दिन को शेड्यूल करा करता। नोट्स कैसे बनाते थे आप? नोट्स मेरे डिजिटल फॉर्मेट में थे, मैं अपने फोन से कीबोर्ड कनेक्ट करके उसमें टाइप करके नोट्स बनाया करता था, फिर उसको बार बार पढ़ लिया करता था। तो रिकॉल करने में दिक्कत नहीं होता? नहीं, मैं उसी चीज को बार बार पढ़ता था स्पीड को बढ़ा के फोन की, तो उससे वो बार बार मैं पढ़ पाता था। तो डिजिटली ठीक रहेगा नोट्स बनाना, या फिर आप फिजिकली बनाओगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए? इसके लिए मेरे हिसाब से टू इट्स ओन, जिसको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। आप क्या कह रही हैं? मैं तो ये बोलना चाह रही हूँ कि अकेला एक इंसान तो नहीं कर सकता जो मन्नू है अकेला नहीं कर सकता। मैंने भी किया, लेकिन मुझे जो सपोर्ट सिस्टम चारों तरफ से, जैसे सत्यम सर है, उन्होंने भी मन्नू के केस में काफी हेल्प करी है। ये बोलना चाह रही हूँ। ओके, आपको जो पेरेंट देख रहे हैं, जो लड़कियों को कहते हैं कि नहीं आप बाहर जाके मत तैयारी करो, जमाना ऐसा है, ये है वो है, क्या मैसेज उनके लिए पेरेंट्स? नहीं, अगर बच्चों को आप सपोर्ट करोगे, उनके लिए हमेशा मोटिवेट करोगे, तो सक्सेस एक दिन लाइफ में होती है उनके। मम्मी बोल नहीं पा रही हैं क्योंकि बहुत ही इमोशनल भी है, क्योंकि इस लेवल का अचीवमेंट देखना अपने बच्चे का, और जब वो इतनी रात दिन मेहनत कर रहा हो, बहुत बड़ी बात होती है।